गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। खुश रहो विजय बेटा। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, ऑलराइट। जहर हैं, परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, फाइन है सर। मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम तो ठीक है सर, आप बताइए। ओके। राधे राधे। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम की, है ना? और मुझे उम्मीद है कि आप सब होमवर्क कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर दिन क्लास की स्टार्टिंग के पहले होमवर्क देता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क दे दूं ताकि बाकी बच्चे आ जाएं। तब तक आपका जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क रहेगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम से सबसे पहले होमवर्क लिख लें बच्चों। सबसे पहले होमवर्क लिख लें। आपका होमवर्क रहेगा अप टू बिगनर बॉक्स 5। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लें। होमवर्क सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस सीक्वेंस में होमवर्क दूसरी में करना है। रिवाइज लेक्चर 1 टू लेक्चर 5 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक रिवाइज करना है। आपका दूसरा होमवर्क रहेगा मॉड्यूल से अप टू बिगिनर बॉक्स 5, है ना? जिन बच्चों का पहले हो चुका है उनके लिए कम है, जिनका नहीं हुआ वो कर लेंगे बिगिनर बॉक्स 5 तक। और इलस्ट्रेशन में आपका होमवर्क रहेगा अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 12 सॉरी। इलस्ट्रेशन भी आपको सॉल्व करना है और इलस्ट्रेशन में आपका होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन अप टू 12। ओके। उसी के साथ आपका जो चौथा होमवर्क रहेगा वो एक्सरसाइज 1 में से रहेगा। एक्सरसाइज 1 भी आपको सॉल्व करनी है और एक्सरसाइज 1 में आपको खत्म करना रहेगा अप टू 63। अप टू 63 एक्सरसाइज 1 से आपका होमवर्क है अप टू 63। और फिफ्थ जो आपका होमवर्क रहेगा वो एक्सरसाइज 3 से रहेगा, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। उसमें कुछ सवाल ऐसे आएंगे बीच में जो आपसे नहीं बनेंगे, तो घबराना मत, आपको बस पढ़ना है। आपसे कुछ सवाल नहीं बनेंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको वो सारे सवाल अटेम्प्ट करना है। जब कल की क्लास होगी तो कल की क्लास के बाद आपका ही सारे सवाल बन जाएगा, है ना? मैंने जैसा पहले कहा फिर कह रहा हूं, होमवर्क थोड़ा ज्यादा देता हूं ताकि आप अगर पूरा नहीं कर पाओ तो भी आप जितना कर लो उसमें आपका 100% हो जाए। मतलब मैं जो होमवर्क देता हूं ऐसा मान के चलो कि मोर देन 100% दे रहा हूं, तो आप इसका थोड़ा सा कम करोगे ना तो भी मेरा काम चल जाएगा, राइट? ऑलराइट। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्सरसाइज 2। बेटा सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1 कराता हूँ, 3 कराता हूँ, सबसे लास्ट में आपको मैं एक्सरसाइज 2 देता हूँ। जो एक्सरसाइज 2 है बेटा वो एक अपना चेक के रूप में किया करो कि जब सब कुछ पढ़ लो, जब सब कुछ हो जाए तब लास्ट में एक्सरसाइज 2 करो। तो आप चेक करो कि अभी भी ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मुझसे नहीं बन रहा है, तो उसे एज ए चेकिंग प्रोसेस में यूज करो एक्सरसाइज 2 को। ठीक है? तो एक्सरसाइज 2 में सबसे लास्ट में दूंगा। अभी फिलहाल आपका होमवर्क ये है। नेक्स्ट, आज, कल और परसों 3 दिन आपको जितना, मतलब मैं आपसे चाह रहा हूं कि पहले आपको मैं कुछ रिवीजन का होमवर्क देता हूं। अभी जो मैं अगले 3 दिन आपसे चाह रहा हूं उसे आप पूरी तरीके से डेडिकेट करें इक्विलिब्रियम के नाम। सारा सवाल सॉल्व करें, सारा मॉड्यूल सॉल्व करें, सारी थ्योरी पढ़ें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करें, जो करना है वो करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 3 दिन आप डेडिकेट करें इक्विलिब्रियम के नाम। कोई बच्चा इसे जल्दी जल्दी कर लेता है तो फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। अगर किसी बच्चे के पास रेस है तो रेस करना है, रेस नहीं है तो घबराएंगे नहीं। अगर किसी बच्चे के पास रेस है तभी रेस करे, नहीं तो घबराना नहीं है। क्लियर? तो ये अभी आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कल इक्विलिब्रियम में कुछ सवालों की, है ना? तो मैंने आपको, बेटा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है? अ, तो कल हम लोग बात कर रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा पे हम कुछ सवाल कर रहे थे। तो उसी सवालों के सीक्वेंस में एक्चुअली कुछ और सवाल कल ही हो जाने थे, तो कल आपसे वो सारे सवाल बन जाते, है ना? वो फ्लो में कहते हैं ना कि मोमेंटम का जादू होता है कि सब कुछ हमसे उसी फ्लो में बन जाता है। तो क्योंकि एक ब्रेक लग गया है, कल क्लास खत्म हो चुकी थी, तो अभी अपन वो जो कल सवाल बचे थे उन्हीं को खत्म करते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वो सिलसिला जो कल थोड़ा सा छूट गया था। क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको मैं एक सलाह दे दूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे बिल्कुल माने, क्योंकि आप सभी अचीवर में हैं, आप सभी ट्वेल्थ में नहीं। मेरी सलाह यह है कि जो करते आए हो
वही करते रहोगे तो वही होता आएगा जो होता आया है। जो करते आए हो वही करते रहोगे तो वही होता आएगा जो होता आया है। अगर आप डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको कुछ डिफरेंट करना होगा। पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, पहले से ज्यादा ताकत लगानी होगी, पहले से ज्यादा दम दिखाना होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सबके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला सवाल जो काफी सिंपल है। मैंने पहला सवाल सिंपल रखा ताकि आप सभी फ्लो में आ जाए। ऑलराइट, अपने सामने एक रिएक्शन गिवन है। ए और बी का इनिशियल मोल दे रखा है और हमसे कह रहा है केसी की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है। इक्विलिब्रियम पे सी और डी का मोल दिया है और इनिशियल ए और बी का मोल दिया है। आप सभी से सवाल बनना चाहिए, आप सभी से ये सवाल बनना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सबसे पहले रिएक्शन को लिखें, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन को खींच के ले आए। रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है तो उसे हमें इक्विलिब्रियम पे खींच के ले आना होता है। यही पूरा इक्विलिब्रियम में हम करते हैं। क्लियर? तो आप रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाएं। बहुत ही आसान है। जिन बच्चों से बन गया बहुत अच्छे, जिनसे नहीं बना अगर कोई ऐसा है तो मैं एक बार इसे बता देता हूं। सबसे पहले अपने सामने रिएक्शन है, टी इक्वल टू 0 से आप स्टार्ट करते हो। शुरुआत में आपको ए और बी के मोल दे रखे हैं। टी इक्वल टू 0 पे इसके दो दो मोल हैं। सी और डी उस समय नहीं रहा होगा। रिएक्शन जब शुरू हुआ होगा कुछ समय के बाद उसमें इक्विलिब्रियम आया होगा। टू में से कुछ चला गया होगा, बी में से भी कुछ चला गया होगा, सी का कुछ बन गया होगा, डी का कुछ बन गया होगा। राइट? यहां पर आपसे कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, ये जो कंडीशन होती है ना टी इक्विलिब्रियम, ये सारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस इक्विलिब्रियम पे सी और डी का मोल दे रखा है 0.5, मतलब जाने अनजाने में उसने हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.5। राइट? तो अपने को एक्स की वैल्यू मिल गई यार, तो सी का मोल मिल गया, सॉरी सी का मोल मिल गया 0.5। 0.5 ये कितना होगा 1.5, ये कितना होगा 1.5। बच्चों सुनिएगा, अपने को अभी मोल मिला है और हमें लिखना केसी है। आप सभी जानते हैं जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, मुझे पक्का यकीन है आप बहुत सारे बच्चों ने जाने अनजाने में गलती की होगी। आप सभी एक बार देखिएगा, कुछ बच्चों ने जान के, मतलब उनको पता नहीं होगा पर ये गलती हो गई। क्या गलती है सुनिएगा। आपको यहाँ पे केसी लिखना है और जो केसी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। आप जल्दबाजी में क्या करते हो, केसी की वैल्यू पुट करते हो सी 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 इंटू 1.5। आप भूल जाते हो कि आप जो लिख रहे हो वो मोल है, लेकिन आपको जो लिखना वो कंसंट्रेशन है। आप जो लिख रहे हो वो मोल है, आपको जो लिखना है वो कंसंट्रेशन है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब कंसंट्रेशन लिखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई वी, मतलब इन सभी को आप वी से डिवाइड करेंगे। अब आज किस्मत इतनी अच्छी है कि यहाँ पे भी वी आएगा, सॉरी यहाँ पे भी वी आएगा, यहाँ भी वी आएगा, यहाँ भी वी आएगा, यहाँ भी वी आएगा। ये सारा का सारा वी कैंसिल हो जाएगा। तो जाने अनजाने में आप सीधे मोल रख के आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि आप मोल नहीं लिखोगे, आप वहां लिखोगे कंसंट्रेशन। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 इंटू 1.5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो आंसर कितना आता है? द करेक्ट आंसर इज 1 by 9। द करेक्ट आंसर इज 1 by 9। इसका जो आंसर आता है वो आता है 1 by 9। द करेक्ट आंसर इज 1 by 9। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। अगला जो सवाल ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है। मतलब ये जो सवाल चल रहे हैं, कल हम जो सवाल चल रहे थे उसमें से जो लास्ट के दो सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल है। तो अगला जो सवाल है आप सबके सामने स्क्रीन पर है। ये जो सवाल है, पहले आप सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर एक्चुअल में है क्या कि इस सवाल का हमें ऑप्शन दे रखा है और जो ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन कुछ ऐसा है, अल्फा क्यू पी बाई समथिंग, इसमें ऑप्शन बना रखे हैं। ठीक है, बट मैंने इस सवाल में ऑप्शन नहीं दिया है। तो आपके सामने जो मैं सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है, उसी ऑप्शन स्पेसिफिक सॉल्व करूंगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं जब ये सवाल सॉल्व कर रहा हूं तो मैं सवाल का एक स्टैंडर्ड अप्रोच लगा के सॉल्व कर रहा हूं। हो सकता है इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी करें जो मैं आपको सोल्यूशन के बाद बताऊंगा, लेकिन मैं जैसा कर रहा हूं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें ऑप्शन उस फॉर्म में है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, P1 by P2 का रेशियो। बच्चों हमसे पूछा क्या है, P1 by P2 का रेशियो। आप सभी सवाल को ध्यान से देखेंगे, सवाल को करने का तरीका क्या होना चाहिए। अपने सामने दो रिएक्शन दी है, सब लोग देखिएगा। सबसे पहली रिएक्शन है x इक्विलिब्रियम विद 2y, मुझे आपका ध्यान चाहिए। दूसरी रिएक्शन है z इक्विलिब्रियम विद p प्लस q। ठीक है, इफ अल्फा इज सेम फॉर बोथ रिएक्टेंट, मतलब इसके लिए भी अल्फा सेम है, इसके लिए भी अल्फा सेम है।
ऐसा सवाल में बोल दिया। और Kp1 Kp2 का रेशियो दे रखा है, हमसे P1 और P2 का रेशियो पूछा है, राइट। हमें क्या दे रखा है, Kp1 और Kp2। हमसे पूछा क्या है, P1 और P2 का रेशियो। तो जैसा कि मैंने बहुत पहले शुरुआत में आपसे एक सवाल कराया था, वो जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में कराया था, आपको याद हो, मैंने कहा था बेटा सबसे पहले मोल, फिर मोल से मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर। क्लियर। अब एक बात तो पक्की है कि हमसे टोटल प्रेशर का रेशियो पूछा है। तो एक रिएक्शन ये है, दूसरी रिएक्शन है Z इक्विलिब्रियम विद P प्लस Q। तो ये जो रिएक्शन है इसका टोटल प्रेशर P1 है, ये जो रिएक्शन है इसका टोटल प्रेशर P2 है, ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 है, ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2 है। क्लियर यहां तक। ये अपने को इसी फॉर्म में बातें करनी है, ठीक। अब हमें P1 P2 का रेशियो निकालना है, तो कैसे शुरू करेंगे, T इक्वल टू 0 पे क्या हमें x के मोल दिए हैं, नहीं दिए हैं। सर ने कहा कि जब मोल नहीं दिए हो तो आप एज्यूम करना, जो स्टोइशियोमेट्री है उसी के बराबर एज्यूम करना। तो एक बच्चे ने एज्यूम किया 1, एक बच्चे ने एज्यूम किया a। अब यार एक बात सोचो, आप जब a लेके सॉल्व करोगे तो जो kp का एक्सप्रेशन है उसमें a भी आएगा। जब आप यहाँ b लेके सॉल्व करोगे, मतलब 1b लेके सॉल्व करोगे, तो इसके kp में भी b आएगा। सवाल हमसे रेशियो की बात कर रहा, तो यार रेशियो में तो अंत में वो कट ही जाएगा। तो क्यों अपन फालतू में a और b लेके चले, क्यों ना उसे हम सिंपल बना के चले। तो सिंपल बनाने के लिए हमने जो स्टोइशियोमेट्री है उसी के बराबर का उसका इनिशियल मोल ले लिया। अब ये जो इनिशियल मोल लिया, ठीक है, ये जो इनिशियल मोल लिया बच्चों ने कितना लिया, 1। उसी प्रकार से t इक्वल 0 पे इसके कितने मोल होंगे, 1। मुझे उम्मीद है आप सब सुन रहे हैं। जी हाँ, जैसे समय बीतेगा t इक्विलिब्रियम पे आएगा, ये होगा 1 माइनस, बोलो बोलो, 1 माइनस x लिखूं कि अल्फा लिखूं, 1 माइनस x लिखूं कि अल्फा लिखूं। सर यहाँ कुछ भी लिख दो चलेगा। मैंने कहा क्यों, सर सुनो ना, अल्फा का फॉर्मूला होता है x बाई a। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब जो अल्फा है वो x के बराबर है। आप यहाँ x लिख दो, आप यहाँ अल्फा लिख दो, चलेगा। पर क्योंकि सवाल में अल्फा की बात कर रहा है तो कोशिश करो अल्फा के फॉर्म में लिखो, कंफ्यूजन कम होगा। ये क्या लिखा मैंने, 1 माइनस अल्फा, तो बोलो ये कितना, 2 अल्फा। वही किस्सा यहाँ पर भी, जब हम टी इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। बच्चों ये 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा है क्या, सर ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम है, ये है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। लेकिन हमें लिखना क्या है, केपी। हमें चाहिए क्या, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। जब मैं पूछूं बोलो तो आपको बोलना है जहां बैठे हैं। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अरे हाँ या ना, मतलब अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने को टोटल मोल निकालना होगा। बोलो टोटल मोल कितना, सर 1 माइनस अल्फा इसके 2 अल्फा इसके, तो 1 माइनस प्लस 2 अल्फा बोले तो 1 प्लस अल्फा। ये क्या आ गए, ये टोटल मोल आ गए। अब हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका पूछा है उसका मोल अपॉन टोटल। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल। किसका पूछा, एक्स का, कितने मोल, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। कितने मोल, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे थे, ताकि निकल जाए पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्यों निकाल रहे थे, ताकि निकल जाए केपी। केपी क्यों निकाल रहे, अरे सर सवाल में केपी का रेशियो दिया है तो केपी तो निकालना पड़ेगा ना यार। अच्छा ठीक है, तो यहां से अपन ने केपी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, इसे हम टोटल प्रेशर P1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने टोटल प्रेशर P1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों ये हमारे सामने बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर। P1 क्या है, टोटल प्रेशर, हमने माना है इक्विलिब्रियम पर, राइट। अब आप जब इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू P1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1। ये मैंने पहली रिएक्शन के लिए Kp1 लिख लिया। ठीक इसी प्रकार से अब हम दूसरी रिएक्शन के लिए Kp2 लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं, इस बार आपको बोलना है, आप सबको बोलना है अगर आप सीख रहे हैं तो। सुनो बच्चों, दूसरी रिएक्शन में आ चुके हैं हम। इनिशियल मोल 1, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे बोलो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। बोलो टोटल कितने मोल, बोलो टोटल कितने मोल, टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, टोटल मोल 1 प्लस अल्फा फिर से आएगा। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बोलेंगे, फिर जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल मोल, जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल मोल। किसका पूछा, सर जेड का। कितने मोल है इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये क्या लिख लिया, मोल फ्रैक्शन। हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर। कहां का, इक्विलिब्रियम का। सर क्यों इक्विलिब्रियम का, अरे मोल फ्रैक्शन भी तो इक्विलिब्रियम का है।
पार्शियल प्रेशर भी तो इक्विलिब्रियम का चाहिए। पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम का क्यों चाहिए? अरे क्योंकि केपी में जो हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं वो इक्विलिब्रियम का ही तो लिखते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल प्रेशर P2 से, टोटल प्रेशर P2 से, ये हमने P2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया। बच्चों अब तो सवाल में कुछ ना बचा है, अब बोलो हमें क्या लिखना है? सर अब हम लिखेंगे Kp2। तो Kp2 देखो ना, ये है Z इज इन इक्विलिब्रियम P प्लस Q, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ P इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Q अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Z। पार्शियल प्रेशर ऑफ P कितना? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अरे दोनों सेम है ना यार, तो स्क्वायर हो जाएगा क्या? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2। ये Kp1 है, ये Kp2 है। सवाल में आपको Kp1 अपॉन Kp2 दे रखा है। आप सभी Kp1 Kp2 की वैल्यू पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आप सभी लोग, मैं कह रहा हूं, मुझे P1 बाई P2 की वैल्यू बताएंगे। आपके सामने Kp1 Kp2 लिखा है, इसे फिट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे और मुझे P1 बाई P2 का रेशियो निकाल के बताएंगे। आपके पास है पूरे 10 सेकेंड। हाँ बेटा, रेशियो में न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो आएगा। अभिषेक बेटा, ये सेम प्रोसेस मैं कई सवाल में कई बार रिपीट कर चुका हूं, इसमें धीरे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सेम प्रोसेस मैं कई सवाल में कई बार रिपीट कर चुका हूं। सबसे पहले मोल, उससे मोल फ्रैक्शन, उससे पार्शियल प्रेशर, खत्म, उससे केपी की वैल्यू। सबसे पहले मोल, उससे मोल फ्रैक्शन, उससे पार्शियल प्रेशर, उससे केपी की वैल्यू। यही चीज मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। अशरफ बेटा, अपने ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सुजीत एक बार फिर से देखो, फिर से देखो एक बार, मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले मोल, उससे मोल फ्रैक्शन, उससे मोल फ्रैक्शन, उससे पार्शियल प्रेशर। कहां अलग है? क्या आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है? अरे यार, मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर तो होता है। बहुत अच्छे, मैंने देखा लाइन से बच्चों ने सही आंसर दिया और आप सब बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज 1/36। 1/36 इज द करेक्ट आंसर। 1/36 इज द करेक्ट आंसर। 1/36 इज द करेक्ट आंसर। मुझे वैल्यू पुट करके तो नहीं बताना ना, मुझे वैल्यू पुट करके तो नहीं बताना ना बेटा। 1/36 इज द करेक्ट आंसर। क्या मैं वैल्यू पुट करके बताऊं? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर वैल्यू पुट करके बता दीजिए। चलो ठीक है, बता देता हूँ यार। देखो, Kp1 कितना आया, एक बार देख लो सब लोग, कॉपी में लिख लो। एक बार 5 सेकंड और लगेंगे, सुनो ध्यान से। Kp1 कितना आया? 2 अल्फा पर 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो मैं Kp1 लिख रहा हूं इधर, देखो Kp1 लिख रहा हूं मैं बच्चों। Kp1 4 अल्फा स्क्वायर। हेलो, नीचे क्या था? नीचे क्या था? 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो नीचे भी 1 प्लस अल्फा है, यहां भी 1 प्लस अल्फा है। 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू P1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा पर 1 प्लस अल्फा था कि नहीं था? एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कट जाएगा, सिंप्लीफाई होके 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। एक P1 यहाँ पे भी था, एक P1 से एक P1 कटेगा, यहाँ P1 बचेगा। आप सबने बचपन में पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा क्या होगा? 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P1। ये Kp1 है। ऐसे ही Kp2 लिख लो ना यार। Kp2 एक्सप्रेशन क्या आया? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। मतलब फिर वही कहानी, 1 प्लस अल्फा एक यहाँ है, 1 प्लस अल्फा एक यहाँ है, तो एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा एक नीचे बच जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। अरे जिनको वैल्यू रख के बताना था, समझ में आ रहा है क्या? तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, अल्फा स्क्वायर इंटू P2 अपॉन फिर से वही 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। Kp1 Kp2 रख दोगे तो 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा। आपके सामने रेशियो दे रखा है P1 बाई P2। अब तो आ जाएगा बेटा यार, अब तो आ जाएगा, सभी का आ जाएगा। P1 बाई P2 इक्वल टू 1/36 करेक्ट आंसर। P1 बाई P2। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आप सब ये सवाल जो सीख गए,
मैंने इस सवाल को जानबूझ के ऐसे कराया, ठीक है। तो जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे वहां आपको एक सवाल मिलेगा, उसमें जो ऑप्शंस है वो अल्फा के फॉर्म में लिखा मिलेगा। तो मेरी आपको सलाह है, हिदायत है कि आप इसी पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने ये क्यों कहा, जब मैं डिस्कशन करूंगा मैं आपको याद दिलाऊंगा, बेटा याद करो मैंने आपसे ऐसा करने को कहा था। क्या? सबसे पहले मोल, फिर उससे मोल फ्रैक्शन, फिर उससे पार्शियल प्रेशर, फिर उससे केपी का एक्सप्रेशन। एक बार बोलेंगे, बोलेंगे, सबसे पहले मोल, फिर उससे मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले मोल, फिर उससे मोल फ्रैक्शन, फिर उससे पार्शियल प्रेशर और फिर उससे केपी का एक्सप्रेशन। बेटा अगर आप स्टार्टिंग में P1 और P2 लेके चलोगे, एक बार लेके चलो। एक बच्चा मुझसे कह रहा है, हर्षित, कि सर अगर हम स्टार्टिंग में P1 P2 लेके चले, बेटा आप लेके सॉल्व करो लेके, देखो क्या दिक्कत आती है। एक बार लेके सॉल्व करो, एक बार आप लेके सॉल्व करें, समझ में आएगा हमें क्या करना है। सोचो मत, उसे करके देखो। तो हर्षित क्लास के बाद आप इसे सॉल्व करना, फिर मुझे बताना। ऑलराइट, चलिए ये सवाल आपके सबके सामने था जिसमें हमने एक मेथड से सॉल्व किया। इसी के साथ आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके माध्यम से आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, सबसे पहले आप सभी इसे अटेम्प्ट करेंगे। आप सभी के सामने एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, पहले अटेम्प्ट करो, अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। इसे हम अच्छे सवाल की कैटेगरी में रखते हैं और ऐसे सवाल मैंने ऑब्जर्व किया, जब जब आपके एग्जाम में आते हैं बच्चे अक्सर इसे गलत कर देते हैं। गलत क्यों करते हैं, वो समझ क्या नहीं पाते, बात करते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। रिएक्शन गिवन है, SnO2 सॉलिड प्लस 2H2 गैस is in equilibrium with SN10 solid plus 2H2 gas. In equilibrium mixture, 40% water vapor. इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मतलब जब इक्विलिब्रियम पर है तो उसमें जो मिक्सचर है, गौर करिएगा, एक सॉलिड है, दूसरा सॉलिड है और ये दोनों गैस है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर 40% वाटर वेपर इज प्रेजेंट बाय वॉल्यूम, मतलब टोटल जो भी वॉल्यूम है उसका 40% वाटर वेपर है। तो हमें बताना है केपी कितना है अगर टोटल प्रेशर 5 atm है। क्या बात है, कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है। बहुत अच्छे बेटा, वेरी वेरी गुड। एग्जैक्टली हर्षित, आप समझ गए, इसीलिए इन सवालों के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड बताया जाता है, तो वैसे ही सवाल को करना है। ऑलराइट, आप सभी के सामने स्क्रीन पे एक सवाल है, सभी लोग सवाल को समझें। होता क्या है, जब आपके सामने कोई सवाल होता है तो उसमें कोई एक वर्ड नहीं समझ में आता है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे इसी वर्ड का मतलब नहीं समझ होंगे, सर 40% वाटर वेपर बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? 40% वाटर वेपर बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? तो उसे 2 बार 3 बार पढ़ के तसल्ली से फील करो, कुछ सोचो, कुछ रिलेट करो जो आपको पता है। बाय वॉल्यूम मतलब टोटल जितना वॉल्यूम है ना उसका 40%, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो वॉल्यूम होना चाहिए उसका 40%। गौर करिएगा, इसमें एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट सॉलिड है, और जब हम केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें सॉलिड के पार्शियल प्रेशर से मतलब नहीं है, उसका जो एक्टिव मास होता है वो 1 होता है। क्लियर? तो अपने को इस चीज का ध्यान रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करना है। बेहद ही आसान सवाल। क्या बात है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं उनको मैं हिंट नंबर 1 दे रहा हूं ताकि आप सभी कुछ तो करें। हिंट नंबर 1, 40% बाय वॉल्यूम। 40% बाय वॉल्यूम का मतलब है 40% बाय मोल। सर ये कैसे? अरे पीवी बराबर एनआरटी होता है, पी भी एन के प्रोपोर्शनल होता है, वी भी एन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई 40% बाय वॉल्यूम है इसका मतलब वो 40% बाय मोल है, मतलब टोटल जितना मोल है 40% अकेला वाटर वेपर है। सोचो, टोटल जितना मोल है 40% अकेला वाटर वेपर है। जब कभी सवाल में, इसे रूल बना ले बच्चों, जब कभी सवाल में बाय वॉल्यूम बोलेगा, जब कभी सवाल में बाय वॉल्यूम बोलेगा
आप समझ जाएंगे वही बाई मोल भी है, वही बाई मोल भी है। 40% बाई वॉल्यूम बोलने का मतलब है 40% बाई मोल। हेलो, अरे मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था बच्चों, आपका ध्यान चाहिए। मैंने कहा था फ्रैक्शन, मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया था, मुझे अच्छे से याद है। जब मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन पढ़ाया था, मैंने एग्जांपल लिया था, बेटा मान लो एक क्लास है, उसमें बॉयज है 60, गर्ल्स है 40, बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। तो आप सब ने कहा था सर 60/100। ये जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 60/100, ये जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 60/100, जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों यही तो परसेंट होता है। तो मैंने आपको मोल कंसेप्ट में जब फ्रैक्शन की बात बताई थी तो मैंने कहा था फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो वो परसेंट होता है, फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो वो परसेंट होता है, फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो वो परसेंट होता है। अच्छा, सवाल में 40% बाई वॉल्यूम बोला है, इसका मतलब ये 40% बाई मोल है, इसका मतलब हम मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्यों? अरे सर ने कहा था फ्रैक्शन इंटू 100% होता है, तो कहने का मतलब है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल की बात हो रही, मोल फ्रैक्शन इंटू 100 बराबर मोल परसेंट। मोल परसेंट कितना? 40, 40/100 कितना बच्चों? 0.4। अरे मोल फ्रैक्शन आ गया 0.4। अरे सवाल खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, सवाल खत्म हो गया। SnO2 सॉलिड प्लस 2H2 गैस is in equilibrium with Sn solid plus 2H2O गैस। जिन बच्चों से सवाल नहीं बना या जिनका पेन नहीं चल रहा वो ध्यान से देखेंगे, वो ध्यान से देखेंगे। आई विल नॉट रिपीट अगेन। चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना है, समय समाप्त। मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं उसे लिसन। अगर 40% बाय वॉल्यूम है, ये कहने का मतलब 40% बाय मोल है। इमेजिन करिए एक कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है, इमेजिन करिए एक जगह रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अभिषेक बेटा सुनो जो मैं कह रहा हूं, आंसर देने बिजी नहीं रहे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वीडियो क्लियर नहीं आ रही। बेटा अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो। यशवंत बेटा क्या दिक्कत आ रही? ब्राउजर को रिफ्रेश करें, ब्राउजर को रिफ्रेश करें। हाँ, तो मैंने कहा ओके आ रही है। मैंने कहा कि अगर एक जगह पे इमेजिन करो, एक जगह पे ये मान लो बॉटल है, ठीक, यहां पे रिएक्शन हो रही है, इसमें रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है और कुछ गैसेस है। तो यार जो सॉलिड है, सॉलिड तो वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करते ना, जो गैसेस होते हैं वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। और अपन कहते हैं कि जो गैसेस हैं उनके द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम है। लेकिन इमेजिन करो वो रिएक्शन जहां हो रही है वो कंटेनर एक्सपांड कर सकता है, वो कंटेनर में एक्सपांशन हो सकता है। अब मैंने कहा कि वो जो टोटल वॉल्यूम है उसका 50%, लेट्स से उसका 50% ए है। तो आप क्या सोचोगे? अच्छा, टोटल वॉल्यूम का 50% ए है मतलब 50% बी है। यहां पे जो बाई वॉल्यूम वर्ड बोला इसको समझिए, ये कहना चाह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट है, जो दोनों का वॉल्यूम आएगा उसमें से 40% वेपर है और 60% हाइड्रोजन गैस है। सर आपने सॉलिड को क्यों नहीं लिया? अरे यार, सॉलिड के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड नहीं आएगा, गैसेस एक्सपांड होती है। तो 40% कौन है? 40% कौन है? 40% है वाटर वेपर और 60% कौन है? हाइड्रोजन गैस। जैसे मुझे पता चला अच्छा टोटल वॉल्यूम जो भी उसका 40% वेपर है, 60% हाइड्रोजन गैस है, तो ऐसा भी तो सोचो कि 40% मोल वाटर वेपर के हैं, 60% मोल हाइड्रोजन के। बाई वॉल्यूम कहने का मतलब है बाई मोल, बाई वॉल्यूम कहने का मतलब है बाई मोल। और ये केवल एसटीपी पे वैलिड नहीं है, ये हर समय वैलिड है यार। दिस इज नॉट वैलिड ओनली फॉर एसटीपी। ये कहां से? मैंने ऐसा कुछ बोला क्या अभी? नहीं। व्हाई यू आर ड्राइंग कंक्लूजन बाय ऑल बाय योरसेल्फ? कुछ होगा तो बोलूंगा। ये हर वक्त वैलिड है। ये परसेंटेज की बात हो रही है, मतलब 40% बाय वॉल्यूम मतलब 40% बाय मोल। अब परसेंट मोल का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन इंटू 100% होता है, तो वही लॉजिक अपन ने यहां लगाया कि फ्रैक्शन इंटू 100% है। तो मोल परसेंट कितना है? 40। मोल परसेंट कितना है? 40। सही है साहब। हम क्या निकाल ले? मोल फ्रैक्शन। सर आपके दिमाग में मोल फ्रैक्शन का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मुझे केपी निकालना है और मैंने कहा केपी के लिए अपने को पार्शियल प्रेशर चाहिए और टोटल प्रेशर दे रखा है। अरे जैसे मैंने टोटल प्रेशर देखा मन में लड्डू फूटा। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर तो होता है। हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि केपी के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर तो लिखते हैं ना यार।
अरे हाँ सर, मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल लें, मोल परसेंट पता चल गया है, चलो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन 0.4 आ गया है। अरे सवाल खत्म हो गया है। इसका कितना मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, बच्चों सुनिएगा, मुझे हाइड्रोजन के, मुझे वाटर वेपर के मोल फ्रैक्शन पता चल गए। सर अभी तो हमें केवल वाटर वेपर के पता चले हैं। अरे यार, आपको ये भी तो पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो 1 होता है। अगर 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 इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो गारंटी है इसका मोल फ्रैक्शन 0.6 भी तो होगा। सर आप सॉलिड की बात क्यों नहीं कर रहे हो? केपी केसी के एक्सप्रेशन में सॉलिड लिक्विड का एक्टिव मास 1 लिखा जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। इन दोनों के फॉर्म में ही केपी होगा, इन दोनों के फॉर्म में ही बातें हो रही हैं। तो इसके कितने मोल फ्रैक्शन हो गए? 0.4। इसके कितने मोल फ्रैक्शन हो गए? 0.6। एक बच्चा काल्पनिक मुझसे पूछता है, सर इसके 0.6 तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें, सर इसके 0.4 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें। अरे बेटा, ये मोल फ्रैक्शन है। ये कुछ ऐसा है कि इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन के इतने मोल फ्रैक्शन है, तो वो है, वो सब कुछ मल्टीप्लाई करके बताया ना। वो तो जब हम लोग t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे लाते हैं, हमें नहीं पता होता वैल्यू x और y के फॉर्म में, तो हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं। ऐसा समझो ना कि इक्विलिब्रियम पे अगर इसके मोल जो भी थे, मतलब ये मान लो ऐसा था a माइनस 2x, तो ये a माइनस 2x की वैल्यू दे रखी है। इसकी इसकी वैल्यू अगर होती, मान लो वेपर की वैल्यू होती 2x अपॉन टोटल मोल, तो ये टोटल वैल्यू दे रखी है। आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो दे रखा है वो मोल फ्रैक्शन दे रखा है। अब हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया है। मोल फ्रैक्शन जैसे मिल गया तो देखो ना, इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 5 atm, इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर हमें दे रखा है, तो जैसे ही इंटू पी टोटल कर देंगे, क्या हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा? अरे हाँ, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। तो बेटा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन मतलब 5 इंटू 0.6, 5 इंटू 0.4, ये हमें मिल गया पार्शियल प्रेशर। क्या मिल गया? पार्शियल प्रेशर। तो इसका कितना पार्शियल प्रेशर? 3। इसका कितना पार्शियल प्रेशर? 2। हेलो, अरे पार्शियल प्रेशर मिल गया तो क्या अपन केपी लिख लेंगे? सर अब तो दौड़ते हुए लिख लेंगे। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? सुनिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 2। सर 2 क्यों लगाया? स्टोइकियोमेट्री है ना। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सभी बच्चे मुझे सही आंसर देंगे। वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, सभी बच्चे मुझे सही आंसर देंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड द करेक्ट आंसर इज 4/9। एंड द करेक्ट आंसर इज 4/9। इस सवाल में मुझे आपको सिखाना था, इस सवाल का जो कंक्लूजन है, क्या है कंक्लूजन? इस सवाल का जो कंक्लूजन है आपको याद रखना है, अगर कभी किसी सवाल में बोलता है परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम, तो आप उसे मान लेंगे परसेंट बाय मोल, आप उसे मान लेंगे परसेंट बाय मोल, परसेंट बाय मोल मान लोगे, फिर वहां से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। क्यों? तो दूसरा कंक्लूजन है मोल फ्रैक्शन, जो आपको पहले बताया था, मोल फ्रैक्शन इनटू 100 बराबर मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन इनटू 100 बराबर मोल परसेंट। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छे सवाल इसमें बनते हैं। बस बच्चा इसी को नहीं समझ पाता कि सर 40% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है। 40% बाय वॉल्यूम, 40% बाय वॉल्यूम बोला, इसका मतलब 40% बाय मोल बोला। ऑलराइट, जी हाँ बेटा, इसे हम कहेंगे गूगली क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं क्लास जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी आपसे कुछ अच्छे सवाल कराऊंगा। हाँ, इसमें वेरिएशन और भी हो सकते हैं, मैं कराऊंगा बेटा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। हाँ, आज कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर 10 बजे से हमारा इंटरनेट बंद हो रहा है। बेटा देखो यार, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रॉब्लम है। आप सभी के पास ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड वे में मिल जाएंगे, तो निश्चित रहो, जो चल रहा उसे ध्यान से देखो, परेशान मत हो। ठीक है, तो ये जो सारे सवाल हमने किए, ये कल की क्लास में सारे सवाल हो जाने चाहिए थे। आज अपन ने जो सवाल किए, दो धांसू सवाल किए, उसमें से ये सवाल था जहां मैंने आपसे कहा सबसे पहले मोल, मोल से मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर और फिर केपी। और दूसरे सवाल में मैंने कहा, अगर कभी सवाल में बाई वॉल्यूम बोलता है तो बाई वॉल्यूम को आप कैसे फील करोगे, ये मैंने बताया। बाई वॉल्यूम का मतलब है कि आपको उसे बाई मोल मान के चलना है, मोल से मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है क्या? ऑलराइट, तो हुआ क्या
हुआ क्या, अपने पास ये जो है, ये है एक इक्विलिब्रियम का सवाल। इसी के साथ अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक नया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और आप सबका ध्यान चाहिए। अब जो सारी चीजें आ रही हैं वो सारी चीजें थ्योरी की आएंगी, ठीक है? तो आप सबका ध्यान चाहिए और बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, अभी हम जो सारी बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम सारी बातें कर रहे थे रिलेटेड टू अल्फा। मतलब अपनी कहानी कल कैसे ऐसे शुरू हुई थी। बेटा मैं आज आपको एक नया टर्म बताता हूं। उस नए टर्म का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको अल्फा बताया, और अल्फा की मदद से, सबसे पहले मैंने आपको अल्फा बताया, और उस अल्फा की मदद से, उस अल्फा की मदद से हमने कैसे कैसे न्यूमेरिकल की ये बताया। तो मैंने आपसे कहा कि जो अल्फा होता है वो टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन होता है। वो टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन होता है। तो कभी वो कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड अपॉन कंसंट्रेशन टेकन होता है, तो कभी वो मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन मॉलिक्यूल टेकन होता है। एक बच्चा सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। अगर आप सबको याद हो, कल की क्लास में मैंने आपको एक सवाल कराया था। वो सवाल कुछ ऐसा था कि एक रिएक्शन दे रखी थी, A इज एन इक्विलिब्रियम विद 2B प्लस 2C, ऐसी कुछ रिएक्शन थी। और मैंने कहा था इसमें C की जो कंसंट्रेशन है 3C था, इसमें C की कंसंट्रेशन को हमने दुगना कर दिया। बच्चों क्या याद है आपको सवाल? C की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया, तो बताओ B की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? तो उसका आंसर आया था सर 1/2 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा। जिन बच्चों ने लेक्चर को रिवाइज किया होगा उनको याद है, मैंने सवाल कर कराया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक बच्चा, बस मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा, नया टॉपिक हो रहा है, आपका ध्यान चाहिए। एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा सर यार, जब हम लोग वॉल्यूम को बदलते हैं, जब हम लोग प्रेशर को बदलते हैं, जब हम लोग कंडीशंस को बदलते हैं, तो इस सवाल के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो बदल जाता है। और कंसंट्रेशन इसीलिए बदलता है, कंसंट्रेशन इसीलिए बदलता है ताकि जो के है वो ना बदले। कहने का मतलब क्या है? सर यार इसको अपन ऐसे नहीं सोच सकते क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने जो रिएक्टेंट था, ये जो रिएक्टेंट ए है, जब वॉल्यूम कुछ था, प्रेशर कुछ था, तो उसका जो अल्फा था वो कुछ था। जब वॉल्यूम चेंज हो गया, जब प्रेशर चेंज हो गया, तो कंसंट्रेशन बदल गया, मतलब अल्फा बदल गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब सर वॉल्यूम के बदलने से, कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा तो बदलता है, वॉल्यूम के बदलने से, प्रेशर के बदलने से, इन चीजों के बदलने से अल्फा तो बदलता है। और वो इसीलिए बदलता है ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बदले। तो बच्चे ने पूछा सर क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हम किसी भी रिएक्शन के लिए ये समझ पाए, ये जान पाए कि प्रेशर के बदलने से, वॉल्यूम के बदलने से अल्फा कैसे बदलता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल तरीका है, और मैं आपको बता रहा हूं एक शॉर्ट ट्रिक। क्या बता रहा हूं? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का पूरा डेरिवेशन भी है, बट क्योंकि आप सब अब 11th-12th में नहीं है, आपको डेरिवेशन जानने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको समझना है हम किस प्रकार से अल्फा का वेरिएशन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वेरिएशन प्रेशर और वॉल्यूम के साथ कैसा होगा, समझ सकते हैं। तो वो जो ट्रिक है वो कुछ ऐसा है। तो अल्फा होता है, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन अपॉन एनपी होता है। आप सभी जानते हैं ये डेल्टा एनजी क्या होता है। सर जो डेल्टा एनजी होता है वो होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल पाओगे क्या? बोलो जरा एक बार। जो डेल्टा एनजी होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। यहां पे जो एनपी है इसका मतलब है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी रिएक्शन के लिए, ऑब्वियसली गैसियस रिएक्शन के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए आप यहां पर पता कर लेंगे कि वॉल्यूम के बदलने से अल्फा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अल्फा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अल्फा घटेगा कि नहीं घटेगा। मतलब समझना, इस कंटेनर में एक रिएक्शन हो रही है
उसमें एक रिएक्टेंट है ए। अब ए रिएक्टेंट से रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होगा, रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होगा क्योंकि वो तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होता। हमको पता है कि रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बचेगा, लेकिन हमको यह भी पता है कि जो रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम को बदल के। मतलब कभी कंप्रेस करूंगा तो वॉल्यूम घटेगा, कभी एक्सपांशन करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर? तो ये तो हमें पता है कि वॉल्यूम के बदलने से अल्फा बदलेगा, रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदलेगा, वॉल्यूम को बदलेंगे तो अल्फा बदलेगा। कैसे बदलेगा ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने शॉर्ट ट्रिक बताया। कहने का मतलब है आप इसकी मदद से, अभी मैं एक साथ सारे केस लूंगा, समझ सकते हैं अल्फा और वी में क्या रिलेशन है। ठीक, आप सब जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जहां v है वहां हम लिख देंगे 1/p। तो अपने सामने अल्फा और प्रेशर के बीच में भी रिलेशन आ गया। सर ये है क्या? ये ट्रिक है। किस चीज की? वॉल्यूम के बदलने से, प्रेशर के बदलने से अल्फा कैसे बदलेगा? सर ये अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये किसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हो रही? कौन टूट रहा है? रिएक्शन। जो रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो वॉल्यूम के बदलने से, वो प्रेशर के बदलने से बदलता है। कैसे बदलता है मैं आपको पहले एग्जांपल की मदद से समझाता हूं, आप सबका ध्यान से। ठीक है, तो आप सबके पास एक एग्जांपल है। आप सबके पास एग्जांपल है, सुनिएगा ध्यान से। मैं एक बार यहां फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, एक बार बोलना जरा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। अल्फा प्रोपोर्शनल टू, बोलो बोलो, वी की पावर, बोलो बोलो, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर, बोलिएगा, डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। ये एनपी क्या है? सर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। मुझे बताओ v के बाद p का फॉर्मूला क्या था? सर p का फॉर्मूला था अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। v 1/p। इसे एक एक करके देखते हैं। राइट, एक बच्चा, यार इसमें क्या होता है, फ्लो टूट जाता है। लगातार दक्ष लिख रहा है, सर वॉइस नहीं आ रही, सर लेक्चर मिस हो रहा है, सर वॉइस, मुझे पता है आपकी टेंशन क्या है, बट दक्ष बेटा ये केवल आपकी दिक्कत है, ये केवल आपकी प्रॉब्लम आ रही है। आप जब बार बार मैसेज लिखते हो ना, मैसेज पढ़ता हूं तो मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है। अगर एक साथ कई सारे बच्चे मैसेज लिखते हैं तो मैं उसे क्लियर कर देता, हाँ सभी बोल रहे हैं सर क्लियर है। दो तीन बच्चों का होगा, उसे आप रिफ्रेश कर लो, यहां से प्रॉब्लम नहीं है दक्ष। राइट, परेशान मत हो, आप उसे रिफ्रेश करो। चलिए सुनिएगा, तो फिर मैंने कहा कि अपने सामने अल्फा का एक ट्रिक आ गया। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं। अब एक एक केस लेके समझते हैं। हम सबको पता है कि डेल्टा एनजी के तीन केस होंगे, या तो डेल्टा एनजी जीरो होगा, या तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो डेल्टा एनजी लेस देन जीरो होगा। डेल्टा एनजी जीरो का भी अपने पास एक रिएक्शन है, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो का भी रिएक्शन है, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो का भी रिएक्शन है। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, जो अल्फा है, लिसन केयरफुली, जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल है वी के पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। सबसे पहले आते हैं अपन वॉल्यूम वाले फैक्टर पे। तो जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो है, जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो है, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर जीरो अपॉन समथिंग, मतलब वी की पावर जीरो, मतलब अल्फा, और किसी चीज की पावर जीरो क्या होता है? 1। इसका मतलब जो अल्फा है वो कैसा हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी जीरो है, उसका आप वॉल्यूम बढ़ाओ या वॉल्यूम घटाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बदलेगा। मतलब एक कंटेनर में H2 प्लस I2 के बीच में इक्विलिब्रियम आ चुकी है। H2 के आपने कुछ मोल लिए थे, I2 के आपने कुछ मोल लिए थे, इन दोनों में से कुछ कुछ टूट गया था, कुछ कुछ बच गया था। आपने कंटेनर का वॉल्यूम बदल दिया, कभी कंप्रेस करके घटा दिया तो कभी एक्सपांशन करके बढ़ा दिया। जब वॉल्यूम को बदलोगे, जब वॉल्यूम को बदलोगे, अगर उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो है तो डिसोसिएशन मतलब अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कहने का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट था उतना ही टूटा रहेगा और नहीं टूटेगा। लेट्स से H2 के 5 मोल थे, ये जो A है ना, और सिंपल ले लें, H2 के 5 मोल थे, I2 के भी 5 मोल थे, 5 में से 2 मोल टूट गए थे, 5 में से 2 मोल टूट गए थे, यहां पर भी 5 में से 2 मोल टूट गए थे, तो 5 में से 2 चले गए, 3 मोल बच गए ना यार। हाँ साहब, अगर रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो है तो आपने वॉल्यूम को घटाया
या वॉल्यूम को बढ़ाया, उसका अल्फा नहीं बदलेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे आपके दोनों के 3-3 मोल ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी होती, मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी होती जिसका डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है। बच्चों समझिएगा, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, ये कहने का मतलब है डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। जैसे PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। जब हम इसका डेल्टा एनजी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डेल्टा एनजी। तो 1 + 1 2, 2 - 1 1, डेल्टा एनजी कितना बच्चों? 1। डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। अब आपको मैंने अल्फा और वी में एक रिलेशन बताया था, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर, बोलो बोलो, बोलते बोलते याद होगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। एनपी का मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। एनपी का मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। बच्चों कितना है? 2। मतलब आपके दिमाग में सेट हो कि जो अल्फा है वी के प्रोपोर्शनल है, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो वी बढ़ेगा। आपसे पूछ रहा हूं मैं, आज जितना बोलेगे उतना मजा आएगा। वी बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, वी घटेगा तो अल्फा घटेगा। हमने एक ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव था के केस में वॉल्यूम को बढ़ाया। अच्छा, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है मतलब अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी है, तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव मतलब वी बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा। लिसन केयरफुली, अल्फा बढ़ेगा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर ये रिएक्शन हो रही थी, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2 था, इसके मान लो 5 मोल थे, इक्विलिब्रियम पर 5 में से 2 मोल टूट गए थे, 3 मोल बच गए थे। आपने अचानक से, इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया, आपने अचानक से वॉल्यूम को बढ़ा दिया। जैसे ही वॉल्यूम को बढ़ाओगे, जैसे ही वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ये हमारा लॉजिक कहता है कि अल्फा बढ़ जाएगा। मतलब अगर इक्विलिब्रियम पर आपके PCl5 के 3 मोल बचे थे तो अब ये उससे कम हो जाएंगे। सर 3 से कम क्यों होंगे? अरे यार, पहले जब V वॉल्यूम था तो 5 में से 2 गया था, 3 बचा था। जैसे आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, अल्फा बढ़ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, रिएक्टेंट और टूटेगा। जब रिएक्टेंट और टूटेगा तो घटना जाएगा यार। अगर पहले 3 था तो 3 से कम ना हो जाएगा यार। हेलो, अच्छा, मतलब सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर अल्फा बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट और टूटेगा, मतलब रिएक्शन जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। सही बात है। उसी प्रकार से मान लीजिए डेल्टा एनजी लेस देन 0 है। अब आपको पता है कि अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी है। अगर अगर उस रिएक्शन का कोई ऐसी रिएक्शन है जिसका डेल्टा एनजी निगेटिव है, अब डेल्टा एनजी निगेटिव है, जैसे कि आपके सामने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निगेटिव है, तो अपने को अपना ट्रिक क्या कहता है? सर अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन समथिंग है। अब डेल्टा एनजी कैसा हो गया? निगेटिव, मतलब अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर डेल्टा एन, पावर क्या है? बात की बात है, पावर क्या है? बात की बात है। ये तो समझ में आ गया कि अगर अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा, नहीं हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो अल्फा घटेगा। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। क्लियर? हम आज इस काबिल हैं कि किसी भी रिएक्शन में उसके वॉल्यूम और प्रेशर से जो चेंज आया, उस वॉल्यूम और प्रेशर के चेंज से जो रिएक्टेंट का अल्फा चेंज हुआ वो बता सकते हैं। आगे चल के एक प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। मैं सही बताऊं, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। तो अभी अपन अपने ट्रिक से समझ रहे हैं कि क्या होगा जब हम वॉल्यूम को बदलेंगे तो अल्फा क्या होगा। एक बार सुनिएगा, सवालों के माध्यम सीखते हैं फिर से। मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया, सर ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है? मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया, सर ये फॉर्मूला किस चीज के लिए? बेटा ये फॉर्मूला नहीं, ट्रिक है। सर ये किस चीज की ट्रिक है? ये बताने की कि जब हम प्रेशर को बदलेंगे, जब हम वॉल्यूम को बदलेंगे, जब हम प्रेशर को बदलेंगे, जब हम वॉल्यूम को बदलेंगे, अल्फा कैसे बदलेगा। अच्छा, प्रेशर के बदलने से अल्फा, वॉल्यूम के बदलने से अल्फा बदल जाता है? हाँ।
अरे अल्फा किसका बदलता है? रिएक्टेंट का। अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब क्या? कितना टूटेगा। मतलब हम प्रेशर को बदलेंगे, वॉल्यूम को बदलेंगे तो कभी ज्यादा तो कभी कम टूटेगा। हाँ, अच्छा, मतलब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट कभी पूरा नहीं टूटेगा, पर कितना टूटेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है। मतलब वॉल्यूम प्रेशर को बदलोगे तो कभी ज्यादा टूटेगा तो कभी कम टूटेगा। तो इसी ट्रिक की मदद से जब हमने इस रिएक्शन में जिसका डेल्टा एनजी नेगेटिव था, हमने फॉर्मूला लगाया अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। डेल्टा एनजी कैसा? नेगेटिव, तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हम समझ गए, अच्छा मतलब अगर इसमें वॉल्यूम बढ़ाओगे, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर इस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम को बढ़ाओगे, आपसे पूछो जवाब देना है, वॉल्यूम को बढ़ाओगे, वॉल्यूम को बढ़ाओगे, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो अल्फा, ये जो एक्स है ना यार, ये एक्स का मतलब अल्फा यहाँ पे है ना, ये अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है। अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो आपको बोलना है अल्फा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा। अल्फा किसका घटेगा? अल्फा किसका घटेगा? अल्फा किसका घटेगा? आपको बोलना है अल्फा किसका घटेगा? रिएक्टेंट का। अल्फा किसका घटेगा? रिएक्टेंट का। अल्फा घटने का मतलब क्या है? कम टूटेगा कि ज्यादा टूटेगा? अल्फा घटने का मतलब क्या है? कम टूटेगा कि ज्यादा टूटेगा? अल्फा घटने का मतलब क्या है? कम टूटेगा कि ज्यादा टूटेगा? सर अल्फा घट गया मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट गया, मतलब कम टूटेगा। कम कौन टूटेगा? कम कौन टूटेगा? सर रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट कम टूटेगा, जब रिएक्टेंट कम टूटेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि प्रोडक्ट कम बनेगा? जब रिएक्टेंट कम टूटेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? सर प्रोडक्ट कम बनेगा। प्रोडक्ट कम बनेगा तो अब ये बता दो कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने की टेंडेंसी है कि फॉरवर्ड शिफ्ट होने की टेंडेंसी है? रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने की टेंडेंसी है कि फॉरवर्ड शिफ्ट? क्या बात है, लाइन से आप सबने सही जवाब दिया। मतलब आप समझ गया, अच्छा वॉल्यूम के बदलने से, प्रेशर के बदलने से अल्फा बदलता है। कैसे बदलता है? सर ने बढ़िया सी एक ट्रिक बताई, इस ट्रिक से फटाफट आंसर आता है, इस ट्रिक से फटाफट आंसर आता है। चलो अभी तो हमने बात कर ली, अभी तो हमने बात कर ली वॉल्यूम के बदलने से। चलो अब बात करते हैं प्रेशर के बदलने से। आप सबको जवाब देना है बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सबको जवाब देना है। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर प्रेशर का इफेक्ट कहां पड़ रहे हैं? प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहे हैं अल्फा में। सर किसके अल्फा में? रिएक्टेंट में। अच्छा प्रेशर बदलेंगे अल्फा बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। कैसे बदलेगा? बेटा ये ट्रिक लगाओ ना। अच्छा, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है कि पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी होता है। रिएक्शन में डेल्टा एनजी कभी जीरो होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा। रिएक्शन का डेल्टा एनजी बदलेगा, रिएक्शन का डेल्टा एनजी बदलेगा तो प्रेशर के बदलने से अल्फा के बदलने का तरीका भी बदलेगा। रिएक्शन का डेल्टा एनजी बदलेगा तो प्रेशर के बदलने से अल्फा बदलने का तरीका भी बदलेगा। मतलब रूल ये नहीं कि प्रेशर बढ़ाने से हमेशा बढ़ेगा, रूल ये नहीं कि वॉल्यूम बढ़ाने से हमेशा बढ़ेगा, रूल ये नहीं कि वॉल्यूम घटाने से घटेगा। रूल ये है अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। इससे जो आएगा वो होगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी जीरो है, डेल्टा एनजी कितना है? जीरो है। अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो 1 बाई पी की पावर जीरो है, मतलब अल्फा पी पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चाहे प्रेशर को बढ़ाओ, चाहे प्रेशर को बढ़ाओ, चाहे प्रेशर को घटाओ, अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। रिएक्टेंट और नहीं टूटेगा, न फॉरवर्ड न बैकवर्ड जाएगा, जैसा था वैसा ही रह जाएगा अगर डेल्टा एनजी जीरो है, अगर डेल्टा एनजी जीरो है। अच्छा मान लो किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो है। सर अपने को याद है जो अल्फा होता है ना वो पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पी ज्यादा तो अल्फा कम, पी ज्यादा तो अल्फा कम, पी कम तो अल्फा ज्यादा। हमने प्रेशर को क्या किया इस केस में? बढ़ाया। प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो अल्फा घट जाएगा। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है ना यार, मुझे प्रोपोर्शनलिटी से भी मतलब है, अभी एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, बढ़ेगा घटेगा भी ये पूछ रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी है। डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 बाई पी की कुछ पावर आएगा, लेट से 1 आया, लेट से 2 आया, लेट से 3 आया।
तो इसका मतलब अल्फा पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब पी बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा, पी बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा। इज दिस क्लियर? अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, आप सबको बताना है, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, तो अब मुझे बताओ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। अपने ट्रिक के पास चलते हैं, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by p की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी। डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव रख दिया, लेट्स से -1 रख दिया, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा ना यार? हेलो, सही है। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, पॉइंट नंबर 1, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे और ऐसी रिएक्शन में जिसका डेल्टा एन जी निगेटिव है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे ऐसी रिएक्शन में जिसका डेल्टा एन जी निगेटिव है, तो प्रेशर के बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेशर के बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा घटेगा? प्रेशर के बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? सर प्रेशर के बढ़ाने से अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट और टूटने लगेगा, रिएक्टेंट और टूटेगा तो प्रोडक्ट और बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हेलो, हेलो, एक सवाल पूछ लूं, देखता हूं आप में से कौन सही आंसर देता है। एक सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। पूछ लूं क्या? पूछ लूं क्या? चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, प्लस CO2 गैस। ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही थी, हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, बताओ अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही थी, हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, बताओ अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, बताओ अल्फा, ये अल्फा लिखा है ना, अल्फा है ये, बताओ अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? सबसे पहले क्या निकालना होगा? डेल्टा एन जी। बच्चों डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है सर? 1 माइनस, अरे ये सॉलिड है ना यार, ये सॉलिड है ना यार, तो केवल गैस से मतलब है, तो डेल्टा एन जी कितना है? 1। गैसियस स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट कितना है सर? वो भी 1। मतलब हमने आपको फॉर्मूला बताया, एक ट्रिक बताया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फा है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी। अरे हाँ या ना? हाँ सर सही है। मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1 अपॉन 1, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा। क्या बात है, आप सीख गए? अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा। मेरा अगला सवाल, अगर अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अल्फा, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अल्फा, अगर, क्या बात है, सबने सही जवाब दिया, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, सबने सही जवाब दिया, शानदार जवाब। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अल्फा घट जाएगा, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अल्फा घट जाएगा। अब मैं एक ट्रिकी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पूछ लूं? अगर वॉल्यूम को घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? अगर वॉल्यूम को घटाएंगे, सोच के जवाब देना, अगर इस रिएक्शन में वॉल्यूम को घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? अगर वॉल्यूम को घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? छा गए आप सब, छा गए बच्चों, शानदार। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम को घटाया मतलब अल्फा घट गया, वॉल्यूम को घटाया मतलब अल्फा घट गया, वॉल्यूम को घटाया मतलब अल्फा घट गया, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट गया, मतलब टूटना कम हो गया, मतलब प्रोडक्ट बनना कम हो गया। ऐसा समझो ना, ये टूट नहीं रहा है मतलब आगे नहीं जा रहा, मतलब पीछे आ रहा। अरे अल्फा घटेगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में यार। अब आप रिलेट कर पा रहे हो, शानदार। एक और सवाल पूछ रहा हूं मैं, एक और पूछ लूं क्या? एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं क्या? चलिए एक आखिरी सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, N2 प्लस O2 से बना 2NO, N2 प्लस O2 से बना 2NO, क्लियर? बताओ
अल्फा को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड, सॉरी, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, सॉरी, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी? अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? सर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है। जब डेल्टा एनजी 0 होगा तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया है उसमें ऊपर 0 आएगा, मतलब v की पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा। वॉल्यूम के बदलने से अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो रिएक्शन आगे जाएगा ना तो रिएक्शन पीछे आएगा, एंड द आंसर इज नो चेंज नो इफेक्ट। हेलो, अरे समझ में आया क्या? ठीक, बच्चों को प्रेशर का इफेक्ट समझ में आता है, वॉल्यूम का इफेक्ट समझ में आता है, बच्चों को प्रेशर का इफेक्ट समझ में आता है, वॉल्यूम का इफेक्ट समझ में आता है। बोलो बच्चों, आता है? बच्चों को प्रेशर का इफेक्ट समझ में आता है, वॉल्यूम का इफेक्ट समझ में आता है, प्रेशर बदलने से, वॉल्यूम के बदलने से अल्फा कैसे बदलता है इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन 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 एक केस आता है मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस का, मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए तभी फील आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें रिएक्टेंट है ए और बी, रिएक्शन हो रही, बन रहा सी, हमने इसमें इनर्ट गैस मिला दिया। जब हम इनर्ट गैस मिलाते हैं, जब हम इनर्ट गैस मिलाते हैं तो इनर्ट गैस का पहले मतलब समझो। इनर्ट गैस का मतलब हमेशा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन नहीं है, नहीं। इनर्ट गैस का मतलब है, इनर्ट सब्सटेंस का मतलब है ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। जैसे मान लीजिए आपने इसमें एक सब्सटेंस ई मिला दिया, अब ई की रिएक्शन ए से नहीं होती, ई की रिएक्शन बी से भी नहीं होती, ई की रिएक्शन सी से भी नहीं होती। हो सकता है ई की रिएक्शन किसी से होती हो लेकिन यहां पे नहीं होती, तो अपन मान के चलेंगे कि ए बी सी के लिए जो ई है वो एक इनर्ट सब्सटेंस है, राइट? तो जब हम इनर्ट सब्सटेंस को मिलाते हैं, मतलब जो रिएक्शन नहीं करता है, तो कैसे कैसे मिलाते हैं? अब आप ये जो इनर्ट सब्सटेंस को मिला रहे हो, तो हो सकता है जब आपने इसमें मिलाया, ये जो कंटेनर है ना, इसका एक्सपांशन हो जाए, मतलब जो कंटेनर जहां रिएक्शन हो रही वो बलून जैसा कंटेनर है। तो जब आप इनर्ट गैस को मिलाओगे, मतलब कोई तीसरा सब्सटेंस मिलाओगे, तो हो सकता है इसका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि बलून है, गुब्बारा है, उसमें आप इनर्ट गैस मिला रहे हो, तो जितना जितना गैस आ रहा गुब्बारा उतना उतना फैल रहा। तो किसी ने मुझसे पूछा गुब्बारा क्यों फैल रहा? गुब्बारा इसलिए फैल रहा, इसलिए फूल रहा, क्योंकि जो गैस आपने उसमें मिलाई है उसके आने से अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा हो रहे हैं, जिससे प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर ना बढ़ने पाए इसीलिए वो फूल गया। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा कंटेनर लिया होता, इसमें इनर्ट गैस मिलाया होता, इसमें कुछ बाहर के मॉलिक्यूल आए होते, तो इसका एक्सपांशन नहीं होता। इसका एक्सपांशन नहीं होता क्योंकि इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कैसा है? कांस्टेंट। लेकिन यार कोई गैस बाहर से आई है तो अंदर का प्रेशर तो बढ़ा होगा। मतलब जब हम इनर्ट गैस मिलाते हैं तो अगर कंटेनर में एक्सपांशन हो सकता है, लिसन केयरफुली, जब हम इनर्ट गैस मिलाते हैं, अगर कंटेनर में एक्सपांशन होता है तो कंटेनर में एक्सपांशन हुआ मतलब प्रेशर नहीं बदला। क्यों? अरे जितनी गैस आई, गैस के आने से जो प्रेशर बढ़ता तो प्रेशर नहीं बढ़ने पाया, वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब हो सकता है आपने जो इनर्ट सब्सटेंस, इनर्ट गैस मिलाई वो कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाई, या हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया। मतलब जब हम कोई तीसरा सब्सटेंस मिलाते हैं तो जब उसका एडिशन करते हैं तो वो दो तरीके से करते हैं, कभी कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं। देखते हैं जब कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या चेंज आता है, देखते हैं जब कांस्टेंट वॉल्यूम में करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या चेंज आता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कांस्टेंट प्रेशर में। आपको कांस्टेंट प्रेशर का फील तो आ गया? अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर मिला रहे हैं मतलब जब गैस को भर रहे हैं ना, तो गैस को ऐसे भर रहे हैं कि प्रेशर ना बढ़ने पाए, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब सुनना ध्यान से, जब हमने कांस्टेंट प्रेशर में मिलाया तो रिएक्शन जहां हो रही थी उसका वॉल्यूम बढ़ गया। बच्चों आप सब जानते हो, जब हम सब केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो केसी में क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे बोलो ना। जब हम लोग केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है? एन बाई वी।
मतलब जब कांस्टेंट प्रेशर में ऐड किया तो वॉल्यूम बदल गया, तो कंसंट्रेशन तो बदलेगा। सवाल हमसे पूछ रहा अल्फा कैसे बदलेगा, सवाल हमसे नहीं पूछ रहा कंसंट्रेशन कैसे बदलेगा। मैंने तो कहा जब कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस को मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम के बढ़ने से क्या अल्फा बदलता है? सर अभी तो बताया था, सर अभी तो बताया था अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी होता है। मतलब अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 है, आपने उसमें इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाया, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाया, पर डेल्टा एनजी 0 है तो अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है मतलब v की पावर समथिंग पॉजिटिव है, मतलब v के बढ़ने से अल्फा बढ़ जाएगा, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में अगर इनर्ट गैस मिलाया जाएगा, रिएक्शन का डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा बढ़ जाएगा। जैसा कुछ देर पहले करते थे वैसा ही होगा। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी लेस देन 0 है, अच्छा डेल्टा एनजी लेस देन 0 है मतलब अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर समथिंग नेगेटिव, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर कोई नेगेटिव ना यार, मतलब अल्फा और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अल्फा और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जब आप कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस को मिलाओगे, कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस को मिलाओगे तो अल्फा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेल्टा एनजी लेस देन 0 केस में तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा। हेलो, क्या आपको कांस्टेंट प्रेशर समझ में आया? अरे यार सर कांस्टेंट प्रेशर तो बिल्कुल वॉल्यूम से रिलेट हो गया। जी हाँ सर, कांस्टेंट प्रेशर में जब हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है लेकिन वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। सर प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो क्या अल्फा चेंज होगा? कुछ रिएक्शंस के लिए चेंज होगा, कुछ के लिए चेंज नहीं होगा। सर किन के लिए चेंज नहीं होगा? जिनके लिए टाइम की वैल्यू 0 है। किसके लिए चेंज होगा? जिसके लिए टाइम ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। कैसे चेंज होगा? अरे ट्रिक बताया तो था यार, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। सर कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाया, ये तो समझ में आया, जब कांस्टेंट वॉल्यूम में मिलाया तो क्या चेंज आया? लिसन केयरफुली। अब जो हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका फील बताऊंगा और फिर मैं आपको इसका सेकंड पॉइंट पे मैथमेटिकल प्रूफ बताऊंगा। मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए, सुन रहे हो क्या? सबसे पहले मैं आपको इसका फील बताऊंगा और फिर आपको इसका मैथमेटिकल प्रूफ बताऊंगा। सबसे पहले फील बताता हूं। मान लीजिए आपने ये कंटेनर है, दिख रहा? अरे ये कंटेनर ले लो आप, ये कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने इनर्ट गैस भरा, इसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रही, आपने क्या भरा? इनर्ट गैस। जितनी गैस भरनी है भर लो भाई, इसका एक्सपांशन नहीं होने वाला, इसका एक्सपांशन नहीं होने वाला। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि आप अंदर जो गैस भर रहे हो वो बस अंदर जा रही है, उससे कोई एक्सपांशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा है। तो इमेजिन करिए ये कंटेनर है, ठीक है बच्चों सुनना, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले ए और बी थे, ये ए है, ये ए है, ए से बी बन रहा है, लेट्स से ए और बी है। आपने इस कंटेनर के अंदर एक दूसरी गैस मिला दी, एक तीसरी गैस मिला दी जो कि इनर्ट गैस है, ये उस गैस के मॉलिक्यूल है। अब ये उस गैस के मॉलिक्यूल तो है, ये मॉलिक्यूल अंदर आ गए, पर ना तो वो ए को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना तो वो बी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर वो ए को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहे हैं? सर क्योंकि वो जो आया है वो इनर्ट है, अगर वो रिएक्शन करता तो वो इनर्ट नहीं होता ना यार, वो रिएक्शन नहीं कर रहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो टकरा तो रहा है आपस में, इन दोनों के मॉलिक्यूल टकराएंगे तो सही पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही। मतलब ऐसा हुआ कि जब इनर्ट गैस को मिलाया तो ना तो ए का मोल बदला, ना तो बी का मोल बदला, ना तो ए का कंसंट्रेशन बदला, ना तो बी का कंसंट्रेशन बदला, ना तो ए का पार्शियल प्रेशर बदला, हेलो, ना तो बी का पार्शियल प्रेशर बदला। मैं भी इसे मैथमेटिकल प्रूफ करके बताऊंगा। जब आपने इनर्ट गैस को मिलाया तो ना तो ए का कुछ बदला, ना तो बी का कुछ बदला, ना तो पार्शियल प्रेशर बदला, ना तो कंसंट्रेशन बदला। अरे जब कुछ नहीं बदला तो ये कुछ ऐसा है कि ए और बी की रिएक्शन हो रही थी, कुछ तीसरा आके देख रहा है, अच्छा तुम लोग रिएक्शन कर रहे हो, अरे देखते रहना यार। जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्या अल्फा में चेंज आएगा? नहीं आएगा। इसे और एक एग्जांपल से समझिए बच्चों। मान लीजिए आपके कुछ दोस्त हैं, टोटल 10 दोस्त हैं, मान लीजिए 10 में से 5 दोस्त हैं और 5 जो दूसरे दोस्त हैं वो दोनों आपस में दुश्मन है, मतलब 5 आपके दोस्त हैं और जो बाकी 5 हैं इन पांचों से उनकी दुश्मनी है। टोटल कितने हुए? 10।
तो 5 जो है वो आपस में दोस्त हैं, ये 5 जो है ये इन 5 के दुश्मन है, पर ये आपस में दोस्त है। ये 10 के 10 एक डब्बे के अंदर थे। ये 10 के 10 एक डब्बे के अंदर है। चलो छोड़ो, ये 10 के 10 एक लिफ्ट के अंदर है। किसमें है? एक लिफ्ट में। लिफ्ट में 10 है, 5 दोस्त हैं, 5 आपस में दोस्त हैं, पर दोनों आपस में दुश्मन हैं। लिफ्ट के अंदर 10 के 10 बंद थे, तो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। लड़ाई झगड़ा का मतलब हुआ डिसोसिएशन, का मतलब हुआ रिएक्शन, राइट? अब क्या हो रहा है कि इसी लिफ्ट में, लिफ्ट का वॉल्यूम क्या है? पिक्सल लिफ्ट काफी बड़ी मान लो। अब आपने क्या किया कि इसी लिफ्ट में खूब सारे पिलोज, तकिए डाल दिए। क्या डाल दिए? तकिए। बहुत सारे तकिए डाल दिए, मतलब इतने तकिए डाल दिए कि हर बंदे के बीच में तकिया है, आपस में तकिया है, हर जगह तकिया है। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जब आप लिफ्ट के अंदर खूब सारे तकिए डाल दोगे, खूब सारे तकिए, तो जब तकिए डालोगे तो क्या वो 5 दोस्त और ये 5 दोस्त आपस में जो दुश्मन है, क्या ये 10 के 10 लड़ाई झगड़ा छोड़ देंगे? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ेंगे। उनकी झगड़ने की प्रवृत्ति पहले थी, वो अब भी रहेगी। उनकी रिएक्शन करने की प्रवृत्ति पहले थी, वो अब भी रहेगी। हाँ, ये जो आपने बीच में पिलोज फिट किया, ये जो आपने बीच में तकिया फिट किया, उस तकिए के आने से, उस तकिए के आने से, लिसन केयरफुली, उस तकिए के आने से लड़ाई झगड़ा कम नहीं होगा, उस तकिए के आने से नुकसान नहीं होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा, टूट फूट नहीं होगी, टूट फूट नहीं होगी, डिसोसिएशन नहीं होगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, एक बच्चा कह रहा है सर हम अपने आप को लेके सोच रहे हैं सर कम हो जाएगी, कम नहीं होगी। उनकी लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति वही रहेगी, लेकिन डिसोसिएशन नहीं होगा। मतलब उनकी जो प्रवृत्ति है वही रहेगी, रिएक्शन होने की प्रवृत्ति वो रहेगी, लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति वो तो रहेगी, लेकिन जितना टूट फूट होना था वो नहीं होगा। कहने का मतलब यह है फील मेथड से, लिसन केयरफुल, फील मेथड बता रहा हूं। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करेंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करने से अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो भी अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। लेस देन 0 है तो भी अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा फील कहता है तीसरे के आने से ना तो ए में कोई चेंज हुआ ना तो बी में कोई चेंज हुआ। जब आपस में कुछ चेंज नहीं हुआ तो अल्फा कहां से चेंज होगा? मतलब जब हम प्रेशर को या वॉल्यूम को बदलते थे तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बदल जाता था, और क्योंकि कंसंट्रेशन बदलता था इसीलिए रिएक्शन कभी फॉरवर्ड जाता था तो कभी बैकवर्ड आता था, इसीलिए अल्फा कभी घटता था तो कभी बढ़ता था। अरे जब हमने इनर्ट गैस को मिलाया तो ना तो प्रेशर बदला ना तो वॉल्यूम बदला। जब प्रेशर नहीं बदला, वॉल्यूम नहीं बदला, कंसंट्रेशन नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, ना तो किसी से रिएक्शन हुई ना कुछ हुआ, मतलब जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे डाउट पूछा, सर यार एक बात बताइए, हम लोग पढ़ते हैं जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। मैंने कहा सही है सर। जैसे मान लीजिए ये पहले ए के मोल थे Na, बी के मोल थे Nb, और ये इनर्ट गैस आ गई, इसका नाम सी रख देते हैं, इसके मोल हो गए Nc। मैंने कहा ठीक है सर। हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब जब ये इनर्ट गैस नहीं थी, मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं, जब इनर्ट गैस नहीं थी और जब इनर्ट गैस थी। जब इनर्ट गैस नहीं थी मतलब एब्सेंस ऑफ इनर्ट गैस, बच्चों आपका ध्यान चाहिए, एब्सेंस ऑफ इनर्ट गैस, और एक केस ले रहा हूं मैं प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। सुन रहे हो क्या? हाँ ठीक है सर। जब इनर्ट गैस नहीं थी तो उस समय केवल ए और बी था, तो सर जो एक्स ए होगा वो Na अपॉन Na प्लस एनबी होगा। मैंने कहा सही है सर। जो एक्स बी होगा वो एनबी अपॉन Na प्लस होगा। मैंने कहा सही है सर। आपने कहा कि इनर्ट गैस के आने से ए का कंसंट्रेशन नहीं बदला, समझ में आता है। आपने कहा इनर्ट गैस के आने से बी का कंसंट्रेशन नहीं बदला, समझ में आता है। सर ए और बी का पार्शियल प्रेशर तो बदलेगा। मैंने कहा नहीं बदलेगा सर। क्यों नहीं बदलेगा सर? मोल आएंगे तो बदलेगा ना। कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा, लिसन केयरफुली। क्या बोला मैंने? ए की मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Nb, बी के मोल फ्रैक्शन Nb अपॉन Na प्लस Nb। सही बात है सर। जब इनर्ट गैस आ गई तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। जो बी का मोल फ्रैक्शन है क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। हेलो, अब ये जो रिएक्शन है, जब आप इसका Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे यार, तो आप वो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ही लिखोगे, ये तो सब लोग मानते हैं। इनर्ट गैस आई के बाद आप पार्शियल सॉरी इसका जब केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो केपी के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ही तो आएगा, इनर्ट गैस का पार्शियल प्रेशर नहीं आएगा। हाँ बात सही है सर। जब इनर्ट गैस नहीं थी, लिसन केयरफुली, जब इनर्ट गैस नहीं थी उस समय
अंदर का जो टोटल प्रेशर था, कौन सा प्रेशर? टोटल प्रेशर, मतलब पी टोटल बराबर, आप सब जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी होता है। यहां पे कितने मोल है? Na प्लस एनबी, तो पी टोटल होगा Na प्लस एनबी इंटू आर टी अपॉन वी। हेलो, सही बात है सर। तो जब आप इसका पार्शियल प्रेशर निकालोगे, क्या निकालोगे? पार्शियल प्रेशर। तो मैं ए का पार्शियल प्रेशर निकाला तो कैसे लिखूंगा? ए का मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? Na अपॉन Na प्लस एनबी, हेलो, इंटू टोटल प्रेशर कितना है सर? टोटल प्रेशर है Na प्लस एनबी इंटू आर टी अपॉन वी। सर Na प्लस एनबी कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से जब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखोगे तो क्या लिखोगे सर? एनबी अपॉन Na प्लस एनबी इंटू Na प्लस एनबी अपॉन वी इंटू आर टी। Na प्लस एनबी कैंसिल हो जाएगा। ये ए का पार्शियल प्रेशर है और ये बी का पार्शियल प्रेशर है। जब इनर्ट गैस नहीं मिलाया तो कितना था? Na इंटू आर टी अपॉन वी। ये कितना था? Nb इंटू आर टी अपॉन वी। अब यहां आ जाओ, आपने इनर्ट गैस मिला दिया। अरे जब इनर्ट गैस मिलाओगे तो मोल फ्रैक्शन बदलेगा। अरे मोल फ्रैक्शन बदलेगा, टोटल प्रेशर भी तो बदलेगा। सर कैसे? जब इनर्ट गैस को मिला दोगे तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। अब ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो क्या होगा बच्चों? टोटल प्रेशर क्या होगा? Na प्लस एनबी प्लस एनसी इंटू आर टी अपॉन वी। हेलो, सही बात है सर। अब जब नया पार्शियल प्रेशर लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चों? दिख रहा है ना सबको? Na अपॉन Na प्लस एनबी प्लस एनसी इंटू Na प्लस एनबी प्लस एनसी अपॉन वी इंटू आर टी। ये कैंसिल फिर से हो जाएगा। जो ए का पार्शियल प्रेशर आएगा वो Na अपॉन वी इंटू आर टी ही तो आया था। पहले कितना पार्शियल प्रेशर था सर? Na अपॉन वी इंटू आर टी। बाद में कितना पार्शियल प्रेशर है? Na अपॉन वी इंटू आर टी। पहले कितना बी का प्रेशर था? तो जितना पहले था उतना बाद में। लिसन केयरफुली, जब हम इनर्ट गैस को मिलाते हैं, थैंक यू अभिषेक बेटा, जब हम इनर्ट गैस को मिलाते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले फील, तो ऐसे फील करो, इनर्ट गैस को मिलाया, इनर्ट गैस आया, ना तो ए को कुछ किया ना तो बी को कुछ किया, वो तो देख रहा था, तुम दोनों रिएक्शन कर रहे हो तो करते रहो। जब ए पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जब बी पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो जब ए और बी पे कोई फर्क नहीं है तो क्यों रिएक्शन आगे जाएगा, क्यों रिएक्शन पीछे आएगा? ये तो वो वाली बात है कि कंटेनर में रिएक्शन हो रही है और आप बाहर देख रहे हो, रिएक्शन कर रहा है तू, तो आपके देखने से रिएक्शन बोलेगी मैं आगे जा रही हूं पीछे, ऐसा थोड़ी होता है। फिर एक बच्चा मुझसे कहता है लेकिन सर जब हम इनर्ट गैस को मिलाते हैं तो इनर्ट गैस के मिलाने से पार्शियल प्रेशर तो बदलेगा। मैंने कहा नहीं बेटा, पार्शियल प्रेशर नहीं बदलेगा। सर कैसे नहीं बदलेगा? मैंने यही आपको पूरा समझाया कि इनर्ट गैस के मिलाने से कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना तो कंसंट्रेशन बदलता है, ना तो पार्शियल प्रेशर बदलता है, ना तो मोल बदलता है। जब रिएक्शन में कुछ नहीं बदला तो ना तो रिएक्शन आगे जाएगा ना तो रिएक्शन पीछे आएगा, ना तो रिएक्शन आगे जाएगा ना तो रिएक्शन पीछे आएगा, ना तो अल्फा बढ़ेगा ना तो अल्फा घटेगा। तो एक बच्चा जिसको फील भी नहीं आया, जिसको मैथमेटिकल प्रूफ भी समझ नहीं आया, उसने तो रट लिया। क्या? जब इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाते हैं तो रिएक्शन चाहे कैसी भी हो अल्फा चेंज नहीं होता है। रिएक्शन कैसी भी हो अल्फा चेंज नहीं होता है। एक बच्चे को जिसको फील भी नहीं आया, जिसको मैथमेटिकल प्रूफ समझ भी नहीं आया, कभी बीच में नेटवर्क चला गया, उस बच्चे ने रट लिया, अच्छा जब इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में मिलाते हैं, जब इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में मिलाते हैं अल्फा चेंज नहीं होता है। जब कांस्टेंट प्रेशर में मिलाते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर में मिलाया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो वैसे ही चेंज होता है जैसा कि वॉल्यूम के बदलने से होता है। हर्षित वही तो समझाया बेटा मैथमेटिकल में, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। देखो एक बच्चे ने कहा सर मेरा नेटवर्क ही नहीं आया। ऑलराइट, तो अभी हमने आपको जो समझाया वो क्या समझाया, लिसन केयरफुली। ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा था, 2 मिनट और लूंगा बेटा, इन सभी का एक मैथमेटिकल प्रूफ है। लेकिन अगेन आपको ये जो पूरा मैंने आपसे कहा, क्या अल्फा का फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक बताया ना कि अल्फा का फॉर्मूला होता है वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी। ये जो सारा फॉर्मूला मैंने आपसे बताया इसका डेरिवेशन यहाँ है। अगर कोई बच्चा इसको पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, मैं हैंडआउट में दे रहा हूं, लेकिन मैं सलाह दे रहा हूं कि इसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधे सवाल सॉल्व करें। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डोंट नीड टू रीड, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, यहां सारा डेरिवेशन, मतलब वही देखिए ना, जो अल्फा आया
डेल्टा एनजी के लिए अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 0 आया। अरे सर काहे भी इतनी मेहनत करें जब हम सीधे ट्रिक से कह सकते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी, जिसका डेल्टा एनजी 0 सर वी की पावर 0 ही तो होगा, क्यों इतनी मेहनत करें। फिर भी जिसका मन है वो ये सारा डेरिवेशन देख सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सारे सवाल इसी ट्रिक से करना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मैंने आज आपको समझाया कि इनर्ट गैस मिलाने से क्या होता है। क्या बात है प्रद्युम्न बेटा? सुनो यार, अभी थोड़ा सा होमवर्क रिड्यूस करते हैं, कल भी क्लास है आपके बैच में ना, आज थर्सडे है। आपका जो होमवर्क रहेगा कल और मजा आएगा, क्योंकि यहां से मैं अब आपको बताऊंगा ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या है। आपका जो होमवर्क है उसमें आप एक्सरसाइज 1 में थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, होमवर्क रिड्यूस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में 53 ही रहेगा। मैंने कुछ देर पहले आपको होमवर्क दिया था, बस 2 मिनट और बेटा। कुछ देर पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें से एक्सरसाइज 1 रिड्यूस कर ले। एक्सरसाइज 1 मैंने आपको दिया था अप टू 63, वो 53 रहने दें। एक्सरसाइज 1 अप टू 53 ही रहने दें, अप टू 53। एक्सरसाइज 3 आप हाफ कंप्लीट कर लो, हाफ कल की क्लास में कंप्लीट कर लेना, हाफ कंप्लीट, ठीक है। हाँ आधे कर लेना, देख लेना, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। जितना मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से देखेंगे, हालांकि बच्चों को तुरंत याद हो जाता है, फिर भी अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो इसे याद जरूर करेगा। यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ, ली चैटलियर प्रिंसिपल, राइट। तो आप सभी इसे रिवाइज करिएगा। मैंने अल्फा का रिलेशन बताया वी और पी के बीच में, इनर्ट गैस का एडिशन हुआ, प्रेशर का इफेक्ट हुआ, वॉल्यूम का इफेक्ट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों के पास लिंक है वो जा सकते हैं, जिन बच्चों के पास लिंक है वो जा सकते हैं। मैं आपको अभी लिंक पे ही हैंड आउट दे दूंगा। सर कल क्लास नहीं है, नहीं बेटा कल क्लास है यार, है, मुझे पता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बट क्लास है, अभी अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आप इसे बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, डोंट वरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं भी आपके इसका हैंड आउट बना दूं जिनका जिन बच्चों के पास अभी भी लिंक नहीं है, जिन बच्चों के पास अभी भी लिंक नहीं है, मैंने उनको अपना नंबर शेयर किया है, आप मुझे नंबर पे मैसेज करके लिंक ले सकते हैं। आप सभी के पास अब लिंक होनी चाहिए बेटा, सभी के पास लिंक होनी चाहिए। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ाया उतना रिवाइज करेंगे, चीजों को बार बार करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अभी आप सबके सामने आ गया होगा पॉपअप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक। हाँ एक्सरसाइज 3 में हाफ ही करना है बेटा, देख रहे इतना करें, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा होमवर्क दूंगा। आज नहीं करो तो भी चल जाएगा, पर एक्सरसाइज 1 जरूर करके रखना, ठीक है। लिंक पे सारे हैंडआउट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मैं भी इसे क्लोज कर रहा हूं।